हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 को, जो कि है क्वेरीज इन एसक्यूएल। और इस चैप्टर का जो नेम है वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो नेम पे मत जाइएगा। जितनी भी एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पे इस चैप्टर में करने वाले हैं। मतलब कि जितनी भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, चाहे डेटाबेस को क्रिएट करना हो गया, टेबल को क्रिएट करना होगा, उनमें डेटा डालना हो गया, क्वेरीज को इंप्लीमेंट करना हो गया, किस तरीके से क्वेरीज से आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो है आउटपुट से किस तरीके से क्वेरी को जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है इस चैप्टर का आपका एग्जाम में आएगा। आप लोगों ने अगर सैम्पल पेपर को देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना पार्ट जो है आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें करेंगे, बहुत शांति से आराम से जो है आप वीडियो को देखना, मतलब कि थोड़ा फोकस करके देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखना, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ दोनों ही काम कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं माई एसक्यूएल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि माई एसक्यूएल को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको माई एसक्यूएल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोडिंग के लिए जो है आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट पे जाके जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद में किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो चलिए पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आने के बाद में जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड माई एसक्यूएल। ये आपको यहाँ पे लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से जो है आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, और जो पहला लिंक आएगा वो आपका ऑफिशियल साइट का आएगा। देखिए, जो वेबसाइट है वो आपकी www.mysql.com। तो इससे जो है आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है बहुत सारे लिंक मिल रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना है। देखिए, मैं क्लिक करता हूँ। मेरा नेट जो है अभी स्लो चल रहा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखिए, इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब कि जो डाउनलोड पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है बिल्कुल, और नीचे देखिए आपको मिल जाएगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो है सिंपली आपको इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। मतलब कि इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। इस पे क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, इसके बाद में जो है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 2 इंस्टॉलर आ रहे हैं। इस तरीके से 2 इंस्टॉलर आ रहे हैं। एक का जो साइज़ है वो यहाँ पे देखिए 2.3 MB है, और एक का साइज़ जो है वो यहाँ पे आपका 435 MB है। मतलब कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 400 के समथिंग ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो पहले वाला ऑप्शन है जहाँ पे कि आपको 2.3 MB देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये डाउनलोड तो होगा 2.3 MB का, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे एक कंडीशन होगी कि आपके जो कंप्यूटर है उस पर इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। ये क्या करेगा, इंस्टॉलेशन के टाइम पे जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी उन सबको इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। मतलब कि लगभग जो आपका साइज़ होगा वो 400 MB के आसपास होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम रहे, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, और उसके बाद में जो है आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो 2.3 MB का सेटअप यहाँ पे दे रखा है, इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस केस में जो है आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट होना चाहिए जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, जो नीचे वाला ऑप्शन है देखिए, जहाँ पे कि आपका 435 MB का जो दे रखा है सेटअप, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसको जो है आप ऑफलाइन मोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे ये पूरा पैकेज है, इसको डाउनलोड करते टाइम जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी इसके साथ में डाउनलोड हो जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नीचे वाला जो ऑप्शन है इसी को आप डाउनलोड करें, जिससे कि जो है आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, आपकी अच्छी स्पीड आती है, तो आप जो है ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे देखिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है आपसे बोल रहा है लॉगिन और साइन अप के लिए। तो आपको जो है इसको छोड़ देना है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको जो है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नो थैंक जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, क्लिक करता हूँ।
तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आपको उसको डाउनलोड कर देना है। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको जो है मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, मतलब कि कैंसिल ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपको MySQL को डाउनलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है या फिर 11 है, तब तो ये जो है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मतलब कि सेम वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 8 है या फिर 7 है, तो उस केस में जो है ये वर्जन हो सकता है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो। तो उस केस में जो है आपको विंडोज़ 7 के लिए कोई और वर्जन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उस वर्जन का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 7 या 8 है, तो उस केस में हो सकता है ये वर्जन आपका वर्क ना करे। इंस्टॉल करके देख सकते हैं, अगर इंस्टॉल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो विंडोज 7 के हिसाब से आपको सर्च करना है। वैसे मैं यहाँ पे देखिए आपको लिंक प्रोवाइड कर ही दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लोग चेक कर लेना, एक आध दिन बाद चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में आ गया हूँ, और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड करा था MySQL का इंस्टॉलर वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। अब देखिए इसका जो आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ और तरीके का आए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 या फिर जो है 7 यूज़ कर रहे होंगे तो आइकन जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली करना क्या है, आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सर्वर ऑनली आ रहा है, क्लाइंट ऑनली आ रहा है, फुल आ रहा है, कस्टम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फुल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कस्टम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट करना उस केस में। लेकिन मैं जो है यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर कि टिक आ रहा है ऑलरेडी, इसको ही रहने देना, जिससे कि जो है आपकी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो पाए और बाद में जो है आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। जब आप पाइथन के साथ में MySQL की कनेक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए जो पहला वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से जो है इंटरफेस आएगा, आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे जो है आपका एक प्रोडक्ट मिस है, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो आप जो है यस कर सकते हैं। तो हमें जो है कंटिन्यू करना है और इस वार्निंग को जो है आपको इग्नोर कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइम पे जो है अपने कंप्यूटर पर नेट कनेक्ट कर लेना, जिससे कि कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो नेट से डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए। वैसे सारी चीज़ें इस इंस्टॉलर में होती हैं, मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी जो आपको किसी भी टाइप के एरर से बचने के लिए इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो पाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो रही हैं और उसके बाद में जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब जो है आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है लिख के आ गया है रेडी टू इंस्टॉल। यहाँ पे आप लोग स्टेटस में देख सकते हैं, सब पे लिख के आ रहा है रेडी टू इंस्टॉल। जो भी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड हुई थी वो रेडी है इंस्टॉल होने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो है सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, और यहाँ पे जो है इनको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको जो है वेट कर लेना है। ये सारी चीज़ें डाउनलोड होकर इंस्टॉल क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमने जो है डेवलपर ऑप्शन को सिलेक्ट करा था, इसीलिए यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। तो आपको जो है इनको इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना, जिससे कि बाद में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, सब में लिख के आ गया है कंप्लीट, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के जो है टिक भी आ गए हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। अब इसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा रेडी टू कॉन्फ़िगर। तो आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टाइप एंड नेटवर्किंग। तो आपको जो है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ऐसे रहने देना है और नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बाद में देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बारे में बोल रहा है कि आपको जो है पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे नेक्स्ट करा है मैंने, तो यहाँ पे जो है ये पासवर्ड बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि आपको जो है यहाँ पे कोई ना कोई पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो यूज़र रहेगा वो आपका रूट रहेगा। देखिए लिखा हुआ आ रहा है रूट अकाउंट। तो रूट अकाउंट का जो है पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। तो यूज़र नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं न्यू यूज़र को, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो मैं जो है अभी इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ
और यहाँ पे जो है रूट का पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो पासवर्ड जो है आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं जो है पासवर्ड इसका रख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ये मैं पासवर्ड यहाँ पे रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बता रहा है पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है वीक है, आपको जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लेना है। मैं बस जो है आपको बताने के लिए यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे देखिए अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सब पे टिक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ये सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे ये सारे जो है टिक होंगे। जब तक टिक न हो जाए तब तक आपको वेट करना है। तो देखिए ये जो है सारे टिक हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। अब फिनिश जैसे करेंगे तो आपसे देखिए कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिनिश कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जो पासवर्ड हमने डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से देखिए इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम आपका रूट आ गया है और पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट करा था वो यहाँ पे डाल देना है। तो हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड था। और इसके बाद में जो है आपको चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये चेक कर पाएगा कि जो आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो सर्वर से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि जो एसक्यूएल सर्वर है उससे कनेक्टिविटी आपकी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देखिए चेक पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही चेक पे क्लिक करा है यहाँ पे देखिए टिक 1 के आ गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस लिख के आ रहा है कनेक्टेड सक्सीड। इस तरीके से लिख के आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो आपको फिर से नेक्स्ट करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ और इसके बाद में फिर से एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना आपको और यहाँ पे जाके जो है आपको फाइनली फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से MySQL की जो वर्क बेंच है वो आपके सामने आ जाएगी। मतलब कि जो SQL है वो आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसको आपको चेक करना है तो आप जो है स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे MySQL। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखने को मिल जाएगा MySQL और कमांड लाइन क्लाइंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहीं से जो है आप सारी क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक करा है, तो जैसे ही क्लिक करा है यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो जो पासवर्ड हमने वहाँ पे सेट करा था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हम रूट वाले यूजर से ही लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे एंटर करा है मैंने, तो इस तरीके से स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है और लिखा हुआ आ रहा है MySQL। तो इसका मतलब सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। MySQL जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब जो है यहाँ पे हम सारी कमांड रन कर सकते हैं। मतलब कि जो क्वेरी वगैरह है वो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं और जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से टेबल्स क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और उन पे जो है हम क्वेरी को भी अप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप MySQL को डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाई दिया है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो हम MySQL को समझते हैं कि इसकी हेल्प से किस तरीके से SQL का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MySQL में जो SQL एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो SQL एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है लिटरल, सेकंड है डेटा टाइप, थर्ड है नल्स और फोर्थ है कमेंट। ये कुछ जो यहाँ पे बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए इनकी वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटरल्स की। तो देखिए लिटरल्स का कॉन्सेप्ट हमने पाइथन में भी देखा था, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है लगभग यहाँ पे भी। लिटरल्स क्या है, एक तरीके की वैल्यू होते हैं, जो फिक्स डेटा वैल्यू होती है उन्हीं को लिटरल्स बोला जाता है। तो लिटरल जो है वो आपका कैरेक्टर टाइप का हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल टाइप का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने स्टूडेंट के नाम से टेबल ले रखी है और यहाँ पे देखिए डेटा इस तरीके से एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू है, जैसे रोल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर अमित आहूजा हो गया, मनोज कुमार हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गई, या फिर फादर नेम हो गया, इस तरीके से जो वैल्यू हैं इन्हीं को हम लिटरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ, मान लीजिए इंटीजर टाइप का रोल नंबर हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेम है हो सकता है कैरेक्टर टाइप का हो, और यहाँ पे जो लिटरल है हो सकता है डेट टाइप का हो। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं। तो लिटरल का मतलब सिंपल सा ये हुआ, जो वैल्यू है उन्हीं को हम लिटरल्स बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पाइथन में भी देखा था, तो सेम ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का। डेटा टाइप जो होता है किसी भी एट्रीब्यूट का, वो इंडिकेट करता है कि जो एट्रीब्यूट है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। एट्रीब्यूट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम से। कॉलम बोलिए आप, फील्ड बोलिए या फिर एट्रीब्यूट बोलिए, तीनों एक ही चीज होती हैं।
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, चाहे मैं एट्रीब्यूट बोलूँ, चाहे मैं फील्ड बोलूँ, चाहे मैं कॉलम बोलूँ, तीनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल समझिए, मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट की बात करूँ तो इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप होगा। मतलब कि मान लो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप सेट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो इस तरीके जो भी यहाँ पे कॉलम है, इन कॉलम्स का क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डेटा टाइप क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें डेटा टाइप की कि MySQL में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप हैं जो कि MySQL में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जिनके नेम है कैर हो गया, वेर कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया और डेट। इस तरीके से ये जो है कुछ बेसिक डेटा टाइप हैं, काफ़ी कॉमनली यूज डेटा टाइप हैं, जिनको कि हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैर डेटा टाइप की। तो कैर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो कैर डेटा टाइप जो है वो यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए करैक्टर टाइप का डेटा। मतलब जो भी करैक्टर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं सिंपल टर्म में स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए कैर डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से लेके 255 करैक्टर तक की हो सकती है। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि कैर डेटा टाइप जो है इसकी फिक्स लेंथ होती है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कैर 10, मान लीजिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट वाली, और यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है, मान लीजिए इसका जो डेटा टाइप है वो आपने डिफाइन कर दिया कैर 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेंगे इस फील्ड में, इस कॉलम में, उसके अंदर जो है मैक्सिमम 10 करैक्टर ही आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप करैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए आपने 10 करैक्टर तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरे 10 करैक्टर नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले डेटा की, सत्यम लिखा हुआ है, तो मान लीजिए मैंने 10 करैक्टर जो है इस फील्ड के लिए डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 10 करैक्टर पूरे नहीं है, कितना हो रहा है देखिए यहाँ पे जो है आपके 6 करैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी के 4 करैक्टर बचे हैं वहाँ पे स्पेस आ जाएगा, मतलब कि स्पेस जो है वो वहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, राइट साइड में स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर में जो मेमोरी कंज्यूम होगी वो पूरी 10 करैक्टर्स की ही होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए लेंथ को डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है इस तरीके से डिफाइन करना ही पड़ेगा कि 10 लिखना है, 20 लिखना है, ये लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका साइज क्या रहता है, 1 रहता है। 1 करैक्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट उसका साइज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को कैर डेटा टाइप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कैर डेटा टाइप जब भी आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी कॉलम के लिए, तो जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो आपकी डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में जो है एंटर होंगी। मतलब कि जो भी वैल्यू आप डालेंगे फील्ड के अंदर तो वो सिंगल कोट में होनी चाहिए या फिर जो है डबल कोट में होनी चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रिंग की तरह ही यहाँ पे कैर डेटा टाइप आपका वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैर डेटा टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है वेर कैर। अब देखिए वेर कैर जो है बिल्कुल ही आपका कैर की तरह होता है, कैर के तरह ही ये वर्क करता है। यहाँ पे भी जो वैल्यू होती है वो आपकी सिंगल कोट या डबल कोट में रहती हैं। मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेर कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है कैर और वेर कैर में। मेन डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पे जो आपकी लेंथ होती है करैक्टर्स की वो ज़्यादा रहती है, 0 से लेके 65,535 तक हो सकती है। इतनी रेंज में जो है आप करैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप जो है वेर कैर डिफाइन करते हैं इस तरीके से 30, मान लीजिए आपने जो है स्टूडेंट वाले कॉलम के लिए वेर कैर 30 डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम वाला जो कॉलम है इसमें आप 30 करैक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 करैक्टर से कम करते हैं, जैसे कि सत्यम के केस में हमने देखा था, तो कैर में क्या हो रहा था कि जितना डेटा टाइप डिफाइन करा है उसकी जगह पे क्या हो रहा था, स्पेस आ रहे थे। लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं होता है। जितने करैक्टर आपने यहाँ पे यूज करे होंगे उतने ही करैक्टर की जो मेमोरी होगी वो कंप्यूटर में कंज्यूम होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। स्पेस जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज रहता है वेर कैर में। इस पे बेस देखिए आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्या डिफरेंस होता है कैर और वेर कैर डेटा टाइप में। तो यही जो है मेन डिफरेंस यहाँ पे होता है। जो भी डेटा आप एंटर करेंगे फील्ड के अंदर तो वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर होंगे उतनी ही जो मेमोरी है वो आपके कंप्यूटर में कंज्यूम होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेर कैर डेटा टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है इंट। तो इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो भी इंटीजर वैल्यू होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो किसी भी फील्ड का अगर आप इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे जो आप इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हो। जैसे कि रोल नंबर वाला कॉलम है यहाँ पे, तो इसका जो है हम इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर को हम इंटीजर में डिफाइन कर तो सकते हैं, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप को हम ज़्यादातर उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे कि कैलकुलेशन परफॉर्म होनी हो। जैसे कि परसेंटेज वाला कॉलम है,
तो इस कॉलम पे हमें जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो है इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। लेकिन रोल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो रोल नंबर पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए रोल नंबर जो है हम कैर डेटा टाइप या फिर वेर कैर डेटा टाइप में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इंटीजर कंपलसरी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इंटीजर में डिफाइन करना तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इंटीजर में ही करना पड़ेगा। लेकिन परसेंटेज वाला जो कॉलम है वहाँ पे आपको इंटीजर में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, मतलब कोई भी ऐसा कॉलम जहाँ पे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस कॉलम का जो डेटा टाइप रहेगा वो आपका इंटीजर रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इंटीजर डेटा टाइप जो होता है उसका जो साइज़ रहता है वो आपका 4 बाइट का रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो 0 से लेके ये जो वैल्यू है इस रेंज की वैल्यू आपकी हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा है तो आप लिख सकते हैं बिग इंट। फिर वहाँ पे जो आपका साइज हो जाएगा 8 बाइट्स का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट डेटा टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप को हमने पाइथन में भी देखा था, सेम ही है यहाँ पे कि फ्लोट वाली जो वैल्यू होती हैं या फिर हम कहें डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। और ये आपकी ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स, मतलब कि फ्लोट वैल्यू जो है वो 4 बाइट्स लेती है। तो यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हैं जैसे कि परसेंटेज मान लीजिए आपकी पॉइंट में हो तो उस केस में जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट डेटा टाइप। इस तरीके का कोई भी फील्ड है जहाँ पे कि पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है तो उस फील्ड का जो डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है डेट। अब डेट डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है, देखिए डेट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं डेट वगैरह को स्टोर करने के लिए। और डेट जो स्टोर होती हैं वो आपकी इस फॉर्मेट में होती हैं YY, MM और DD, मतलब कि पहले ईयर आएगा, फिर आपका मंथ आएगा और फिर डेट आएगी। तो इस तरीके से आपकी स्टोर होती है। तो YY जो रहता है वो आपका 4 डिजिट का रहता है, मतलब कि जो ईयर होगी आपकी 4 डिजिट की रहेगी। और जो MM है मतलब कि जो मंथ होगा वो आपका 2 डिजिट का रहेगा। और इसी तरीके से DD भी जो है वो आपका 2 डिजिट का रहेगा, मतलब कि जो आपके डे होंगे वो भी 2 डिजिट के रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डेट से लेके इस वाली डेट तक जो है आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कि ये सारी डेट जो है वो आपकी डेट डेटा टाइप में स्टोर की जा सकती हैं। जैसे कि इस टेबल की अगर हम बात करें तो DOB के नाम से जो कॉलम है इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नल वैल्यूज़ की। तो देखिए नल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, नल वैल्यू उस केस में रहती है जब आप कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे परसेंटेज वाला कॉलम है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं करता हूँ मैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है नल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप वहाँ पर नल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो अभिषेक है इसकी जो है मुझे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पे जो है नल वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब होता है ब्लैंक, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। बाद में आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं जब तक आप उसमें डेटा नहीं डालते हैं तो जितने भी कॉलम होते हैं उन सब कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वो नल ही रहती है। जैसे ही आप डेटा टाइप डालते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है नल वो आपकी हट जाती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा नल वैल्यूज़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कमेंट्स की। तो देखिए जैसे पाइथन में कमेंट थे वैसे ही जो है हमारे एसक्यूएल में भी कमेंट होते हैं। MySQL में जो है आप कमेंट को लगा सकते हैं। तो कमेंट है क्या, एक ऐसा टेक्स्ट पार्ट जो कि आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब आप जो है अपनी क्वेरी को चलाते हैं तो उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो उसी को कमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कमेंट को लगाने की तो यहाँ पे जो आप 3 तरीके से कमेंट लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप लगाइए / और स्टार, तो इसके बाद में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके कमेंट माने जाएंगे। इसके अलावा इस तरीके से आप जो है डबल हाइफन का साइन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आप हैश लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं करके दिखा देता हूँ। पहले जो हम यहाँ पर MySQL को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए MySQL की जो कोडिंग करेंगे हम करेंगे कमांड लाइन स्ट्रक्चर में, जो हमें यहाँ पे मिला है क्लाइंट टूल, उसकी हेल्प से हम करेंगे। अगर आप चाहें तो वर्कबेंच की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्कबेंच को जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमें जो है सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलनी है। तो यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे कमांड लाइन स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे जो इस क्लाइंट टूल पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके से देखिए खुल गया है और यहाँ पे देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो जो पासवर्ड हमने सेट करा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो यहाँ पे हमें डाल देना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा MySQL इस तरीके से आ गया है, मतलब कि स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ वर्कबेंच की तो वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। देखिए ओपन करता हूँ मैं उसको भी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है MySQL वर्कबेंच, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्कबेंच का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है लोकल इंस्टेंस, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए।
जैसे क्लिक करेंगे ये पासवर्ड मांगेगा, सेम पासवर्ड हम यहाँ पे भी डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में आपके पास में इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है आप क्वेरीज वगैरह को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये GUI मोड में हो गया। यहाँ पे GUI मोड में सारा वर्क आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस वाले तरीके को यूज़ ना करके जो यहाँ पे कमांड वाला तरीका है इसी को ही फॉलो करें, जो कमांड स्ट्रक्चर है इसी को ही फॉलो करें, क्योंकि इसमें जो है सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सीखने को मिलेंगी। तो मैं जो है आपको सारी चीज़ें कमांड लाइन स्ट्रक्चर की हेल्प से ही सिखाऊंगा। बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो वर्कबेंच की हेल्प से भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कमेंट को अप्लाई करने की। तो कमेंट को अप्लाई करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के मेथड देखे थे। देखिए मैं यहाँ पे जो है इसको मिनिमाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से मेथड थे हमारे। तो देखिए यहाँ पे पहला तरीका था / और इसके बाद में स्टार। देन हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद में जो है हमें लगाना होगा */ अब इस तरीके से लिखने के बाद में जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, जो भी पार्ट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो इस तरीके से देखिए इसने जो है उस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख के एंटर कर देता तो ये इसके अंदर चला जाता। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आने लगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पहला तरीका किसी भी कमेंट को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए इस तरीके से कभी भी आप अंदर पहुँच जाते हैं और आपको वापस आना हो तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+C कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से Ctrl+C करेंगे तो फिर से आप MySQL में आ जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसमें कि जो है आपके डबल हाइफन के साइन है और हाइफन के साइन के बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, एक स्पेस भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ हाइफन फिर मैं एक स्पेस देता हूँ और इसके बाद जो भी लिखूंगा तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब कि ये पार्ट भी इसने कमेंट मान लिया है। इसके अलावा तीसरे तरीके की बात करें तो वो है हमारा हैश। जैसे कि हम पाइथन में लगाते थे तो हैश लगा के जो भी लाइन लिखेंगे वो आपकी कमेंट मानी जाएगी। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप कमेंट लगा सकते हैं। जब भी आप अपनी क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी ये काम करके देख सकते हैं। इस वाले पार्ट को जो है वो आपकी क्वेरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कमेंट क्या होते हैं और इनको किस तरीके से MySQL में अप्लाई करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। तो देखिए कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट जो है वो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हम डेटा वैल्यूज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो भी हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जो भी हमारे टेबल के फील्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन्हीं को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन कॉन्स्टेंट होते हैं आपके MySQL में, जो कि हैं नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं नॉट नल की बात करूं तो नॉट नल कॉन्सेप्ट जो है वो इंश्योर करता है कि जो कॉलम है उसमें जो वैल्यू होगी वो नल नहीं रहेगी। मतलब कि अगर आपने किसी भी फील्ड पे नॉट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया तो उस फील्ड की जो वैल्यू होगी वो नल नहीं रह सकती। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम वाले जो कॉलम है इस पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कॉन्स्टेंट नॉट नल, तो होगा क्या, नेम वाले कॉलम को मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। मुझे जो है यहाँ पे इस कॉलम में वैल्यू टाइप ही करनी पड़ेगी, इसको ब्लैंक में नहीं छोड़ सकता। तो ये काम करता है हमारा नॉट नल कॉन्स्टेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड है यूनिक। अब देखिए यूनिक वाला क्या करता है, यूनिक वाला जो है वो इंश्योर करता है कि जो कॉलम होगा उसमें जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी यूनिक होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी भी फील्ड पे इनमें से अप्लाई कर देता हूँ यूनिक कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितनी भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की जाएंगी वो सारी यूनिक होनी चाहिए। जैसे सपोज कि नेम वाले कॉलम पे अगर मैं यूनिक अप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये है कि एक बार जो नेम आ गया वो दोबारा से नेम नहीं आ सकता। मतलब कि फिर यहाँ पे यूनिकनेस होनी चाहिए। अमित आ गया तो अमित कुमार आ सकता है, मतलब कि अमित नहीं आ सकता। सेम आपका नहीं आएगा, यूनिक होना चाहिए। इसी तरीके से आईडी पे लगा दूंगा तो जितनी भी आईडी यहाँ पे एंटर की जाएंगी वो सारी यूनिक होनी चाहिए। तो ये काम होता है यूनिक कांस्टेंट का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट की, तो ये कांस्टेंट जो है वो यूज होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए। मतलब कि किसी भी टेबल में किसी पर्टिकुलर कॉलम की अगर आप वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल हमारी डिटेल वाली, मान लीजिए यहाँ पे जो सिटी वाला कॉलम है इसकी अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, सपोज कि मैं दिल्ली सेट कर दूँ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे जब तक इसकी वैल्यू एंटर नहीं की जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, दिल्ली ही आएगी। मान लीजिए किसी एक कंपनी के वर्कर हैं तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। बार बार आपको कंपनी का नेम टाइप करना नहीं पड़ेगा, क्या होगा सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो कंपनी का नेम है वो सबके में आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं और बाद में अगर आप चेंज करते हैं तो वैल्यू हट जाएगी, न्यू वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि जब टेबल में आप डेटा डालोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी,
फिर जो आपने न्यू वैल्यू डाली होगी वो आ जाएगी। लेकिन जब तक आपने वहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं करी है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपके सेट होके रहेगी। तो ये काम होता है डिफॉल्ट कांस्टेंट का। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कांस्टेंट की बात करें तो वो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। प्राइमरी की आप जिस फील्ड पे भी अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कराएगा पूरे रिकॉर्ड को। मतलब कि जिस फील्ड पे भी मैं प्राइमरी की अप्लाई कर दूंगा तो उस फील्ड की जो वैल्यू होंगी वो सारी यूनिक रहेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे कि आईडी वाले कॉलम पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ प्राइमरी की, तो जितनी भी यहाँ पे आप आईडी टाइप करेंगे वो सारी आपकी यूनिक होनी चाहिए। ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ना ही आप नल वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट जो है वो हमारा फॉरेन की होता है। तो फॉरेन की को भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले चैप्टर में। फॉरेन की जो है वो ऐसे कॉलम पे अप्लाई होती है जहाँ पे कि रेफरेंस लिया जा रहा हो किसी और टेबल से। मान लीजिए यहाँ पे जो आईडी है वो किसी और टेबल में भी है, तो यहाँ पे जो है आप रेफरेंस ले सकते हैं उस टेबल का। तो यहाँ पे जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को कॉन्स्टेंट समझ में आए होंगे, और कौन कौन से टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा को डिफाइन करने के बारे में, कि यहाँ पे जो भी हमारा डेटाबेस होगा वो किस तरीके से क्रिएट होगा, या फिर जो टेबल्स होंगे वो किस तरीके से क्रिएट होंगी। तो डेटाबेस को क्रिएट करना हो चाहे टेबल को क्रिएट करना हो, इन सब वर्क को जो हम कमांड्स की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे DDL कमांड, कि कौन कौन सी DDL कमांड होती हैं और उनसे जो है क्या क्या काम होते हैं। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जितनी भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।